मिडिल स्कूल आयर के चैनल पे फिर से सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 12 अम्ल, क्षार और लवण के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए प्रश्न उत्तर में आते हैं। पहला दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान भरना है। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को, पहला दिया है क, अम्ल नीले लिटमस पत्र को खाली स्थान कर देता है। तो ये हो जाएगा लाल, नीले को जो है लाल कर देता है, इसमें लाल भराएगा। इसके बाद अम्ल का स्वाद, खाली स्थान, तो अम्ल का स्वाद देखिए खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा, और क्षार का स्वाद कड़वा, क्षार का स्वाद कड़वा हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया में खाली स्थान और खाली स्थान बनते हैं, तो यह हो जाएगा लवण और जल, जल बनते हैं। अगला है घ नंबर प्रश्न कि हल्दी पत्र पर खड़िया पाउडर घोल डालने से इसका रंग लाल हो जाता है, इसका लाल होगा। हल्दी पत्र पे खड़िया पाउडर क्षार होता है, और क्षार जब हल्दी पे पड़ेगा तो लाल हो जाएगा रंग उसका पीला से। नीला थोथा कॉपर सल्फेट एक लवण है, यह लवण होता है कॉपर सल्फेट। अब चलिए आगे, दूसरा प्रश्न दिया है, मिलान कीजिए। कॉलम अ का कॉलम ब से मिलान करना है। यहाँ पर देखिए स्पेस कम है, तो इसको मिलान हम बगल में कर दे रहे हैं। जैसे फिनोफ्थिलीन, फिनोफ्थिलीन जो है वह सूचक है, यानी कि सी के साथ मिलान होगा, सी के साथ क का मिलान हो जाएगा। अंगूर, अंगूर इमली हो गया, कच्चे आम हो गया, उसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ख का मिलान हो जाएगा डी के साथ। इसके बाद कली चूना, कली चूना जो होता है वह क्षार होता है, इसका मिलान हो जाएगा ई के साथ, ग का। इसके बाद घ लाल चींटी, लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका घ के साथ मिलान हो जाएगा ए का। और वाटर कलर यानी कि पानी का रंग उदासीन होता है, च का मिलान हो जाएगा डी के साथ। चलिए अब तीसरा प्रश्न है कि अम्लों एवं क्षारों के बीच अंतर बताइए। तो इसका उत्तर देखिए, दिया है अम्ल और क्षार, बीच में बांट देंगे इसको, दो ठो तालिका बना लेंगे, और ऐसे बनाकर लिखने पे थोड़ा और अच्छा लगता है। देखिए दो ठो अंतर है इसमें। पहला अंतर है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, तो क्षार में ठीक इसका जो क्षार का गुण है वह लिखेंगे, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। और दूसरा इसमें अंतर है कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, और इसमें क्षार जो है वह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिया है एक प्रयोगशाला में शिक्षक ने अम्ल और क्षार के 1.1 नहीं, अनुपात है, ये दशमलव नहीं है, अनुपात 1:1 जो है लीटर बिलियन घोल बनाकर रखें। अम्ल के बिलियन की 10 बूंदों से क्षार की 10 बूंदों का उदासीनीकरण हो जाता है, यानी कि अम्ल और क्षार दोनों 1 लीटर में है। तो अम्ल के 10 बूंद से अम्ल में से 10 बूंद ले रहे हैं और क्षार का 10 बूंद उदासीनीकरण होता था। गलती से दोनों में से 1 बिलियन में पानी गिर गया। जब फिर से उदासीनीकरण किया गया तो अम्ल की 10 बूंदों के लिए क्षार की 15 बूंद लगी। अम्ल देखिए उतना ही है, 10 बूंद लग रहा है, लेकिन क्षार जो है 15 बूंद लग रहा है। ये तो प्रश्न से ही पता चल गया कि क्षार में पानी गिरा है। पूछ रहा है कि बतावे कि पानी किस घोल में गिर गया था और कितना पानी गिरा होगा। पानी की मात्रा भी निकालनी है। तो देखिए अम्ल 1 लीटर और क्षार 1 लीटर का बिलियन था, रखा हुआ था। 10 बूंद अम्ल का और 10 बूंद क्षार का उदासीनीकरण करने के लिए प्रयोग होता था। इसके बाद
पानी जब गिर गया तो पानी गिरने पर यह 10 बूंद अम्ल लगने लगा और ये 15 बूंद क्षार लगने लगा। क्षार जो है 15 बूंद लगने लगा। यानी कि अब देखिए, चूँकि अम्ल ज्यों का त्यों है लेकिन क्षार में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए क्षारीय विलयन में पानी गिर गया था। यहाँ से स्पष्ट हो गया कि पानी जो है क्षार में गिरा है। अब कितना गिरा है यह निकालना है। तो देखिए, क्षारीय विलयन में बढ़ोतरी, क्षारीय विलयन देखिए 10 बूंद से बढ़कर कितना हो गया है, तब 15 बूंद। पहले 10 बूंद क्षार का लगता था, 15 बूंद बढ़ गया है अब उदासीनीकरण करने के लिए। यानी कि देखिए 1.5 गुना बढ़ गया है। 10 से 1.5 गुना कीजिएगा तो 15 आएगा। 10 का 1.5 15 होता है, 10 का दुगुना 20 होगा। इसलिए 1 लीटर का 1.5 गुना। क्षार तो आपका 1 लीटर था पहले से, जब उसका बूंद 1.5 गुना लग रहा है उदासीनीकरण करने के लिए, इसका मतलब विलयन भी 1.5 गुना हो गया है। तो 1 लीटर का 1.5 गुना यानी कि 1.5 लीटर। जो पहले क्षार 1 लीटर था अब वही आपका 1.5 लीटर हो गया है। अतः क्षारीय विलयन में गिरा पानी की मात्रा, अब पानी निकाल देना है। 1.5 लीटर हो गया है अब बढ़कर, और पहले 1 लीटर था तो 1.5 में से 1 घटेगा तो यानी आधा लीटर, यानी कि 1/2 लीटर आपका जो है पानी उसमें गिरा हुआ है। इसको आप ml में लिखिएगा तो 500 ml हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है 5वां। ऐसा क्यों होता है जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं? प्रति अम्ल एंटी एसिड की गोली लेते हैं। अति अम्लता कभी कभी देखिएगा खाने के बाद, ज़्यादा अनसन चीज़ खाने के बाद होता क्या है, या कभी अपच के कारण पेट में दर्द होने लगता है। अम्ल की मात्रा बढ़ जाने से वो दर्द पैदा होता है, तो लोग इनो घोल कर पी लेते हैं या हाजमे की गोली वगैरह ले लेते हैं। ये तो वही प्रति अम्ल की जो गोली है उसको लेने पर क्यों लिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इसका उत्तर है पांचवा का पहला है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। प्रति अम्ल की गोली क्षारीय होता है जो पेट में बढ़े अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, और अति अम्लता से पीड़ित व्यक्ति को पेट दर्द से राहत मिल जाती है। जो एंटी एसिड होता है, गोली होता है, वह उसमें क्षार जो है अम्ल के साथ मिलकर, पेट में तो अम्ल बढ़ जाता है जिससे दर्द होने लगता है, तो उस अम्ल के साथ मिलकर उसके प्रभाव को खत्म कर देता है, उदासीन कर देता है। इससे क्या होता है कि जो भी आपका व्यक्ति होगा, पीड़ित होगा अति अम्लता से, उसको राहत मिल जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। चींटी के काटने पर त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन क्यों लगाते हैं? देखिए, चींटी के काटने पर फार्मिक अम्ल त्वचा में चला जाता है जिससे जलन या खुजली होने लगती है। कैलेमाइन का विलयन क्षारीय होने के कारण यह फार्मिक अम्ल को उदासीन कर देता है जिससे जलन या खुजली समाप्त हो जाती है। चींटी जब काटती है तो हम जानते हैं कि चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। आपके जब हमारे त्वचा में चला जाता है तो वहाँ पे देखिएगा वो जो है खुजली होने लगता है, जलन होने लगता है। तो कैलेमाइन जो है वो आपका क्षारीय होता है। उसको लगाने से क्या होता है, फार्मिक अम्ल यह अम्ल के साथ मिलकर क्षार जो है उसको उदासीन कर देता है और जलन या खुजली जो है अपने आप समाप्त हो जाती है। इसके बाद अगला है तीसरा प्रश्न कि कारखाने के अपशिष्ट को नदियों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है, क्यों? कारखाना से जो भी कचरा निकलता है उसको नदी में डालने से पहले उदासीन क्यों करते हैं? तो इसका देखिए उत्तर तीसरा है, कारखाने के अपशिष्ट को, देखिए कारखाने के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं, उसमें अम्ल होता है। इसे नदियों में बहाने से जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे बहाने से पहले उदासीन किया जाता है। जितने भी कारखाने से मलबे निकलते हैं, कचरे निकलते हैं, उसमें अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे नदी में अगर उसे बिना उदासीन किए डाला जाए तो जलीय जीव जंतु जितने भी मछली वगैरह होंगे उनके शरीर को नुकसान पहुंचता है और वे जीव जंतु जो है मर जाते हैं। इसलिए क्या किया जाता है कि पहले उसे उदासीन किया जाता है। अगला है प्रश्न चौथा, ताजमहल की सुंदरता नष्ट होती जा रही है।
इसके बारे में बताना है क्यों। तो अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल की सुंदरता नष्ट होती जा रही है, क्योंकि वर्षा जल में पाया जाने वाला अम्ल पत्थरों का क्षरण करता है। अम्लीय वर्षा, देखिए आप लोगों को दिखा रहे हैं, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, जो वर्षा जल में अम्ल होते हैं, जितने भी कारखाने से निकलने वाले धुएं हैं, गाड़ी वगैरह से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी गैस जो है वर्षा जल में घुलकर अम्ल बना देता है लोग। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए कार्बोनिक अम्ल बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल बना देगा। और यह जब किसी भी इमारत पे पत्थर पे गिरता है, संगमरमर पे गिरता है, तो क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है और उसको क्षति पहुंचाता है, क्षय करता है, पत्थरों का देखिए क्षरण करने लगता है। इसीलिए ताजमहल की सुंदरता नष्ट हो रही है। अगला है छठा प्रश्न कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया को दो उदाहरण देते हुए समझाइए। उदासीनीकरण को दो उदाहरण से समझाना है। सबसे पहले देखते हैं कि उदासीनीकरण है क्या। तो अम्ल और क्षार को एक निश्चित मात्रा में आपस में मिलाने पर विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारीय। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनता है। तो उदासीनीकरण प्रक्रिया वह हुआ, अम्ल और क्षार को मिलाने से जो लवण बनता है, लवण और जल, वह उदासीनीकरण प्रक्रिया होता है। न अम्ल का प्रभाव रहेगा न क्षार का, दोनों मिलकर उदासीन हो जाते हैं। और इसमें चूंकि नया पदार्थ बनता है, लवण बनता है, इसलिए इसे रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं। अब उदाहरण देना है दो ठो इसमें। तो उदाहरण देख लीजिए। अम्ल जोड़ क्षार एक साथ मिलाएंगे तो लवण प्लस जल और साथ में ऊष्मा भी निकलेगा, जो आपको ताप महसूस होगा किसी प्रखनली में अगर इस प्रक्रिया को कर रहे हैं तो उदाहरण देखिए दो ठो। पहला है HCl प्लस NaOH, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को मिलाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को मिलाने पर आपका सोडियम क्लोराइड NaCl और प्लस में H2O यानी कि जल और ऊष्मा, ये बनेगा। दूसरा है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया आपका चूने का पानी, चूने के पानी कहते हैं इसको। उसका सूत्र है, ये दोनों, ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, मिलकर बनाएगा CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O इन जल और ऊष्मा। तो ये दो उदाहरण थे उदासीनीकरण प्रक्रिया के। अगला प्रश्न चलते हैं सातवां दिया है कि 3 बोतलों में अम्ल, क्षार और उदासीन विलयन दिए गए हैं। अम्ल, क्षार और उदासीन विलयन दिए गए हैं, परंतु इन बोतलों पर विलयन का नाम नहीं लिखा गया है। 3 बोतल है, उसमें अम्ल, क्षार और उदासीन विलयन है, लेकिन उस पर कोई पता नहीं है किस विलयन में अम्ल है, किस में क्षार है, किस में उदासीन है। हल्दी पत्र से इस विलयन की पहचान कैसे करेंगे, लिखा हुआ है। तो चलिए, माना तीनों बोतल पे नामकरण खुद से कर दिया जाए। एक हो गया A, एक हो गया B और एक हो गया C। 3 बोतल हैं। अब बारी बारी से तीनों बोतलों के विलयन को हल्दी पत्र पर गिराएंगे। जिस विलयन से हल्दी पत्र का रंग पीला से लाल हो जाएगा वह क्षार का विलयन होगा। हल्दी पत्र पे क्षार का अभिक्रिया होता है। क्षार का अभिक्रिया के जैसे ही हल्दी पे क्षार गिरेगा, जैसे कपड़े में हल्दी वगैरह लग जाता है तो डायरेक्ट उसे साबुन उस पर या सरफ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसमें क्षार होता है, वह पीला से और लाल हो जाता है, कपड़ा खराब हो जाता है। तो जब क्षार का विलयन होगा जो, वह हल्दी का रंग चेंज कर देगा, हल्दी पत्र का बदल देगा, लाल हो जाएगा। और जैसे ही लाल हो जाएगा पहचान में आ जाएगा कि वह क्षार का विलयन है। बाकी अम्ल और उदासीन विलयन का हल्दी पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक वो हल्दी पत्र पीला है। तो माना कि क्षारीय विलयन का बोतल C है
यह जो है क्षार निकल गया। अब हमारे पास बचा 2 ठो बोतल, ए और बी। अब बचे हुए 2 बोतलों के विलयन को बारी बारी से हल्दी पत्र पर गिराएंगे। जिस विलयन से लाल हुए हल्दी पत्र का रंग पुनः पीला हो जाएगा वह अम्ल का विलयन होगा। माना कि अम्लीय विलयन का बोतल ए है। ये वाला बोतल जो है अम्ल का निकल गया। अम्ल कैसे पता चला? तो जो हल्दी पत्र पे क्षार गिराए थे लाल कलर का हो गया था, और जब ये क्षार है, और जैसे ही लाल हुए हल्दी पत्र पे अम्ल गिराएं तो वो फिर से पीला हो जाएगा। तो यह माना कि यह बोतल गिराएं तो पीला हो गया, तो यह जो है अम्ल का है। अब बाकी एक बचा बोतल आपका उदासीन हो जाएगा। अंत में आखिरी बचा हुआ बोतल भी उदासीन विलयन का होगा। देखिए ए बी सी 3 बोतल है, ये अम्ल हो गया, ये क्षार निकल गया, और ये माना कि उदासीन हो गया। कोई कोई हो सकता है जिसमें जो रखा हो, नामकरण किए इसको अलग अलग करने के लिए, पहचानने के लिए। अब चलिए अगला प्रश्न 8वां दिया है कि क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? आसुत जल, देखिए आसुत जल जो है उदासीन होता है, इसकी पुष्टि लिटमस पत्र से कर सकते हैं। आसुत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर जो बैटरी में डालने के लिए बैटरी का पानी भी उसे कहते हैं, वैसे जो जल हैं वह उदासीन होते हैं। लिटमस पत्र उसमें डुबाएंगे, चाहे नीला हो चाहे लाल लिटमस पत्र हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला है आखिरी प्रश्न, दिया है कि नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया। यह नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए। नीला लिटमस पत्र है, उसको किसी विलयन में डाल रहे हैं तो वह नीला का नीला रहता है, बदलता नहीं है। देखिए यदि नीले लिटमस पत्र को किसी विलयन में डुबाने पर नीला ही रहता है तो वह विलयन क्षारीय या उदासीन होगा, क्योंकि नीला लिटमस पत्र पे केवल अम्ल की प्रक्रिया होती है। अम्ल रहता तो नीला को लाल कर देता। क्षार का काम क्या है? लाल से नीला करना, और ये लिटमस पत्र पहले से ही नीला है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो या तो क्षारीय होगा नहीं तो उदासीन होगा। और आपका ये 12वां पाठ जो है अध्याय 12 अम्ल, क्षार और लवण का प्रश्न उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। वीडियो देखने के लिए सबको धन्यवाद। जो लोग देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, इसी तरह जुड़े रहिए। अब आपसे मिलते हैं अगले पाठ अध्याय 13 मिट्टी है। अब मिट्टी में मिलते हैं, तब तक के लिए सबको गुड बाय।